अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। असल में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो दिया वो हक्सले ने दिया और किसने दिया? हेंसन ने दिया। हक्सले और हेंसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1954 के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन दिया। मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इन दोनों ने दिया 1954 के अंदर। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर होता क्या है, बारी बारी इस चीज़ को समझते हैं। असल में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के लिए आपको बेसिक मसल की स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए। मैं आपको पूरी चीज़ों को एक लाइन के अंदर समझाता हूँ। असल में ये मसल है, मसल फॉर एग्जाम्पल एक मसल है। मसल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं मसल बंडल्स या मसल फाइबर्स। मसल बंडल या मसल फेसिकल, सॉरी फाइबर नहीं, फेसिकल। अब देखो वो बंडल्स किसके होते हैं? वो फाइबर्स के बंडल होते हैं, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। मसल बंडल या मसल फाइबर किसके होते हैं? मसल बंडल या मसल फेसिकल किसके होते हैं? मसल फाइबर के होते हैं। मसल फाइबर को किसके आप क्या बोलते हैं? मसल फाइबर को मसल सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इस मसल फाइबर्स के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल के पास कौन से मायोफिब्रिल? जिनके पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, जिनके पास आपके पास एक्टिन और। अब मैं आपको थोड़ा इसको सपोजिशन की लैंग्वेज में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मसल है, मैं फिगर नहीं बना रहा मसल की, मैं एक सपोज करके डब्बा समझा रहा हूँ। जैसे हार्ट को हम बॉक्स करके समझाते हैं ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। इस तरीके से मैं इसको मसल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से आप समझ लें ये मसल के अंदर क्या है? मसल के अंदर है इस तरीके से बंडल्स है। अब ये बंडल्स किसके? ये बंडल्स हैं मसल फाइबर्स के। देखो ये मसल है, मसल के पास हजारों मसल फाइबर्स होते हैं जो ग्रुप्ड होते हैं या मौजूद होते हैं किसकी फॉर्म में? इन बंडल्स की फॉर्म में। इन बंडल्स की फॉर्म में कई सारे मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं इन बंडल्स की फॉर्म में। मसल की मेम्ब्रेन का नाम होता है एपीमाइसियम। क्या होता है? एपीमाइसियम। उसके बाद इस तरीके से ये एक बंडल है, ये ओवरऑल बंडल या फेसिकल है। इसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरीमाइसियम। अब इस बंडल्स के अंदर कई सारे मसल फाइबर्स हैं और हर मसल फाइबर कई सारे मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। कई सारे मसल फाइबर्स होते हैं। हर मसल फाइबर जो होता है ना, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, थिन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोलेजन के थिन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसको एंडोमाइसियम बोलते हैं। एंडोमाइसियम कवरिंग के नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक फाइबर ले रहा हूँ। अब देखो याद रखो, मसल फाइबर के पास बहुत सारे ये मसल फाइबर की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब मैं आपको मसल फाइबर की स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ रही है। मैंने ये चीज़ आपको समझाने के लिए कि आपको पता है या नहीं है। देखो मसल फाइबर, जिसको मसल सेल, वो किसके अंदर मौजूद होते हैं? कई सारे फाइबर एक बंडल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब कई सारे बंडल एक मसल के अंदर मौजूद होते हैं। मसल फाइबर की कुछ न्यू स्ट्रक्चर होती है। मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मसल फाइबर क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। याद रखें मसल फाइबर, ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है मसल फाइबर की, ठीक है। मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब मैं आपको कुछ एरर बताता हूँ। अब देखो मैंने बोला कि मसल की मेम्ब्रेन का नाम है एपीमाइसियम, मसल बंडल या मसल फेसिकल की मेम्ब्रेन का नाम है पेरीमाइसियम। अब मसल फाइबर की मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? एंडोमाइसियम। बिल्कुल गलत। मसल फाइबर इन्वेलप्ड होता है एंडोमाइसियम के अंदर, जो एक इन्वेलप है मसल फाइबर का।
मसल फाइबर की मेम्ब्रेन का नाम होता है सार्कोलीमा, क्योंकि मसल फाइबर मसल सेल है, इसकी मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलीमा। सार्कोलीमा इसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है। मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? सार्कोलीमा। मसल फाइबर इज एनवेलप्ड इन एंडोमाइसियम व्हाइल इट्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलीमा। ठीक है, सार्कोलीमा। और ये मसल फाइबर की स्ट्रक्चर होती है। अब मसल फाइबर के अंदर ऐसे मेम्ब्रेनियस नेटवर्क होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? एंडोप्लाज्म मेम्ब्रेनियस नेटवर्क, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसे किस्म का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर कैल्शियम आइंस होते हैं, कैल्शियम आइंस होते हैं, कैल्शियम आइंस होते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मसल फाइबर के अंदर भी क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल जिनके पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोफिब्रिल्स होते हैं। असल में इसकी स्ट्रक्चर पता है कैसे होती है? इसकी स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो आपको, अगर मैं रियल स्ट्रक्चर समझाऊं, देखो रियल स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है। रियल स्ट्रक्चर के अंदर ये टिब्यूल होते हैं। मैं आपको एक ही ट्यूब की समझाता हूँ। अब इन टिब्यूल के साइड्स पर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन टिब्यूल के साइड्स पर एंडोप्लाज्म, फिर यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन इस तरीके से बिल्कुल ये जो चीज होती है ना, ये टी टिब्यूल होता है, ये टी टिब्यूल होता है। ये इस सार्कोलीमा जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसकी इन्वेजिनेशन है, क्योंकि यहीं से मैसेज जाएगा इसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और ये अपना कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। और बिल्कुल इस टी टिब्यूल के साथ अटैच्ड होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बाकी यहाँ पर जो स्पेस होता है, इस तरीके से स्पेस होगा, उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर ये मायोफिब्रिल होंगे, इस तरीके से पूरे। फिर वापस एक टी टिब्यूल, उसके पास वाले स्पेस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जो पूरा होगा उसके अंदर। देखो अब मैं आपको इसके अंदर एक बार वापस अच्छे से चीज को समझाता हूँ। देखो ठीक है, ये टी टिब्यूल के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास में से होंगे। ठीक है, फिर ये टी टिब्यूल है, इसके पास में एंडोप्लाज्म, फिर इसके पास में से टिब्यूल, टी टिब्यूल इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर इसके पास में से। ठीक है, चीजें समझ आ गई? तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, दो टी टिब्यूल के दरमियान कितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे? यानी कि दो टी टिब्यूल के दरमियान दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन है हाउ मेनी आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ मेनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड बिटवीन टू टी टिब्यूल। दो टी टिब्यूल के दरमियान है कितने एंडोप्लाज्म। ये तो मैंने आपको सपोजिशन वाली फिगर, ये कोई रियल फिगर नहीं है। रियल फिगर जो मैं आपको बता रहा था वैसे ये मैं समझाने की खातिर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको चीज समझाऊंगा, A1 B2 C3 D4, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें, अब थोड़ा चीज समझे। यहाँ पर इसके ऊपर ये सार्कोलीमा है, ये क्या है? ये मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलीमा है। और सार्कोलीमा क्या होती है? सार्कोलीमा एक्सटेंसिवली फोल्डेड होती है, जहाँ जिस रीजन पर सार्कोलीमा, अब सार्कोलीमा ऐसे मौजूद होती है। ठीक है, तो सार्कोलीमा जिन रीजन्स पर एक्सटेंसिवली फोल्डेड होती है वहां पर आते हैं कौन? मोटर न्यूरॉन, क्योंकि मोटर न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल या एक्सोन नर्व, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक केमिकल होता है जो आपके स्टिमुलेट करेगा किसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये अपने कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये पूरी कवरिंग, इस पूरी कवरिंग का नाम होता है एंडोमाइसियम, एनवेलप्ड होती है। फिर यहाँ पर ये मैसेज आएगा और इस जगह को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड। अगर एंट्री टेस्ट के अंदर आपके पास किसी भी टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर मसल फाइबर या मायोफिब्रिल ये रिसीव करता है नर्व इम्पल्स के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को, आप मोटर एंड प्लेट नहीं करोगे, आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन करोगे। क्योंकि एसटीबी के अंदर मोटर एंड प्लेट को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को थोड़ा अलग करके बताया गया है, लेकिन है सेम चीज़। मोटर एंड प्लेट भी वही चीज़ है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी वही चीज़ है। अगर मैं आपको एसटीपी की रीडिंग कराऊं तो आप थोड़ा देखें, मेरे पास एसटीपी बुक भी पड़ा है, मैं आपको रीडिंग करके दो चीज़ों के, अगर आप पेज नंबर 49 पर देखेंगे, ईच मायोफिब्रिल इज कनेक्टेड, ये हर एक मायोफिब्रिल इसके साथ कनेक्टेड होती है एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन एट अ प्लेस कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आगे आ जाए 52 पर, the cycle begin with when muscle fiber are stimulated by receiving the nerve impulse at motor end plate, motor end plate पर nerve impulse और neuromuscular junction। आप कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, वहां पर ऑप्शन टिक करेंगे। दो ऑप्शन अगर मौजूद हो जाए, बोथ एंड बी देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है
तो आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन करोगे या मोटर एंड प्लेट करोगे, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एमसीक्यूज रिगार्डिंग टू द बुक। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ से एसिटाकोलिन इन इन्विजिनेशन ऑफ द सार्कोलीमा, टी टिब्यूल क्या है, टी टिब्यूल सार्कोलीमा की इन्विजिनेशन है, और मोटर एंड प्लेट क्या एक्सटेंसिवली फोल्डेड रीजन है। अब असल में यही जो सार्कोलीमा होती है ये परमिट करती है किसको मायोफिब्रिल को टू ओपन एंड क्लोज देयर, मायोफिब्रिल को परमिट करती है टू ओपन एंड क्लोज देयर चैनल। कैसे? क्योंकि यहाँ से जब तक एसिटाकोलिन जाएगा नहीं तब तक कैल्शियम निकलेगा नहीं, तब तक कैल्शियम निकलेगा नहीं, तब तक ये खुलेगा। मतलब परमिट करना मेन काम किसका हुआ, सार्कोलीमा का हुआ। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये पैरेलल टू द मायोफिब्रिल पाया जाता है, जबकि ये जो टी ट्यूब्यूल है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है, ये परपेंडिकुलर टू द मायोफिब्रिल पाया जाता है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन याद रख लो, ये जो जंक्शन होता है यहाँ पर, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जगह है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्ंडेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाए जाते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सार्कोजोम। बेटा क्या बोलते हैं, सार्कोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोजोम बोलते हैं। ये मैंने अभी बेसिक स्ट्रक्चर में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। इसके बाद साथ साथ में यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो ये जो थिन फिलामेंट होते हैं, देखो असल में मेरा टॉपिक ये है, ये टॉपिक बता चुका हूँ, लेकिन ये टॉपिक भी समझना लाजमी है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, फिर ये बताता हूँ। देख रहा था रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं, मैं वही जस्ट देख रहा था, कैमरा क्वालिटी को चेक कर रहा था। कैमरा क्वालिटी अगर सही हो तो बेटर है। कैमरा क्वालिटी को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक्टिन है और एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन फिलामेंट। अब यहाँ पर बीच में एक लाइन होती है जिस लाइन को एम लाइन बोलते हैं, और इस जोन को, जिस जोन में सिर्फ मायोसिन फिलामेंट पाई जाती है, इस जोन को एच जोन बोलते हैं। और जिस जोन के अंदर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट पाई जाती है, जोन को आई बैंड बोलते हैं, और इस जोन को बोलते हैं ए बैंड। और इस लाइन को जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट बाइफरकेट करेगा, क्या करेगा, एक्टिन फिलामेंट जाके बाइंड होगा, उस लाइन को जेड लाइन बोलते हैं। और ये भी जेड लाइन है, और रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सार्कोमेयर। एम लाइन मिडिल लाइन है, मीजोमेरिन प्रोटीन इसको बोलते हैं। एम लाइन मिडिल लाइन है, जहाँ पर मायोसिन आके क्या करता है, मायोसिन आके बाइंड होता है, या मायोसिन आके यहाँ पर एक पीटीबी बुक एफटीबी के अंदर इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड भी है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ टेस्टों के अंदर ये सवाल पूछा गया, मैं आपको बता भी देता हूँ। मिल नहीं रहा वो वर्ड उस बुक के अंदर, लेकिन बाइफरकेट करता है, ऐसा कुछ वर्ड है जो टेस्टों के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस वर्ड को लिया जाता है। खैर तो पढ़े उसको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो याद रख लें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को कुछ नहीं होगा, वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होगी। लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एच जोन ये डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और ई बैंड को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ए बैंड के अंदर एक्टिन और मायोसिन, आई बैंड, जेड लाइन, तो देखो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब शॉर्टेज हो जाएंगे। और देखो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की जो अरेंजमेंट होती है, ये थिक और थिन रीजन, लाइट और डार्क रीजन की वजह से, इस वजह से मसल के अंदर एक बैंड या स्ट्राइएशन नजर आते हैं। और इस पूरे को जो होता है, इस पूरे को बोलते हैं मायोफोनिल। इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं मायोफोनिल। मायोफोनिल ऑफ मसल फाइबर, मायोफोनिल ऑफ मसल फाइबर, इट इज सो कॉल्ड मायोफोनिल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये चीज़ हो जाती है, ए बैंड क्या होता है, सेम रहता है, और ओवरलैपिंग का रीजन बढ़ जाता है, किसके दरमियान, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के।
सबसे पहले मैसेज आया कैल्शियम आयन रिलीज हो। अब क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट जो होता है ना, एक्टिन फिलामेंट इस तरीके से मौजूद होता है, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट, यहाँ पर एक्टिन मोनोमर, ये पूरे से एक्टिन मोनोमर मौजूद है, और एक्टिन मोनोमर के साथ यहाँ पर इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन भी मौजूद होता है। ट्रोपोमायोसिन पर 3 डिफरेंट प्रोटीन, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई मौजूद होते हैं। अब ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी यहाँ पर जो कैल्शियम है इसके अंदर मौजूद है, ये कैल्शियम निकल के जाके इस पर बाइंड करेगी जैसे ही कैल्शियम, तो ट्रोपोनिन टी जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होकर रखा हुआ है, और ट्रोपोनिन आई जिसका काम है इनहिबिट करना ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को, ये क्या हो जाएगा, ये डीपोलराइज हो जाएगा, इसके अराउंड जो होगी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और एक्सपोज करेगा किस पर, क्योंकि एक्टिन के पास होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसी तरीके से मायोसिन फिलामेंट जो होता है ना, मायोसिन फिलामेंट जो होता है उसके पास 2 साइट्स होती हैं, एक एटीपी की बाइंडिंग साइट होती है और एक होती है किसकी, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। एक एटीपी बाइंडिंग साइट और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, और 2 हेड होते हैं, 2 नेक होती है और 2 ट्रंक होती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा, ट्रोपोनिन टी एक्सपोज हो जाएगा, साइड हो जाएगा एक्टिन पर, मायोसिन की बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएंगी। तो उसकी रिजल्ट में क्या होगा, उसकी रिजल्ट में यहाँ पर एटीपी को टूटना पड़ेगा, क्योंकि एटीपी टूटेगा तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, वरना नहीं होगी। एटीपी टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये जो मायोसिन के ऊपर एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है, मायोसिन क्या हो गया, मायोसिन एनर्जाइज होगा तो ये जाके सीधा इसके साथ अटैच होगा, तो क्रॉस ब्रिज बनेगा। क्रॉस ब्रिज के रिजल्ट में पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाएगा, और पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसकी रिजल्ट में जो ये आपके पास मायोसिन है, थिक बैंड है, ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या ये अब देखो मायोसिन आपस में कनेक्ट होता है थ्रू द एम लाइन, और एक्टिन आपस में कनेक्ट होता है, यहाँ पर भी एक्टिन होता है, एक्टिन आपस में कनेक्ट होता है थ्रू द जेड लाइन। और मायोसिन के बीच में जो एक लाइट रीजन है, जो एच जोन है, एच मीन्स हेली मीन्स लाइट, और मायोसिन जो होता है ये भी मायोसिन मोनोमर्स का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो मीसोमायोसिन। और इस तरीके से एक्टिन मोनोमर्स का बना होता है। एक्टिन मोनोमर जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर होते हैं, जिस पर जब मैग्नीशियम आयन एक्ट करता है ना, तब ये कन्वर्ट होते हैं एफ एक्टिन के अंदर, फिलामेंटियस एक्टिन के अंदर। ऐसी बहुत चीजें, मेरा टॉपिक में ये पूरा मसल समझाना नहीं है, लेकिन मैं आपको साइड बाय साइड वो चीजें भी बता रहा हूँ। तो जैसे ही वहां पर अटैच होगा, पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाएगा। पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, पावर स्ट्रोक जनरेट हो गया। पावर स्ट्रोक जनरेट होगा तो एटीपी और फॉस्फेट जो इससे टूट के बने हैं, इसको तोड़ा किसने, एटीपी पर एटीपीज एंजाइम एक्ट हुआ है, तब जाकर एटीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। तो वो रिलीज हो जाएंगे ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, और पावर स्ट्रोक के दौरान जो आपके पास मायोसिन है वो एक्टिन को पुल करेगा टुवर्ड द एम लाइन, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर एटीपी फिर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन टूट जाएगी। अब फर्दर कैल्शियम आयंस चाहिए इस कॉन्ट्रैक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो एटीपी यहाँ आ गया, तो आपके पास जो एटीपी इसको चाहिए कैल्शियम पंप को यहाँ से निकलने के लिए, वो एटीपी इसको नहीं मिलेगा कैल्शियम पंप को, क्योंकि एसिटाकोलिन भले आए इसको स्टिमुलेट करने, लेकिन यहाँ पर एटीपी की जरूरत होती है, और एटीपी यहाँ चला गया, एटीपी इसको मिलेगा नहीं, तो कैल्शियम आयन जो होंगे वो साइटोसोल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और कैल्शियम आयन इसके अंदर चले जाएंगे, तो क्या होगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। और उसके अलावा ये सब काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर साइनेप्स के अंदर असल में जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, असल में ये न्यूरॉन है और ये मसल है। न्यूरॉन और मसल के दरमियान ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है और मसल, इसके दरमियान जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं इस गैप को। और ये रिसेप्टर है इसके ऊपर लगे हुए, जैसे ही यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर लगा तो मैसेज गया इसके पास, इसने कैल्शियम आयन रिलीज किया फर्दर के लिए, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर इसी साइनेप्स के अंदर मौजूद होता है। अब दूसरी कॉन्ट्रैक्शन के लिए या दूसरे कोई मैसेज आने के लिए इस न्यूरोट्रांसमीटर को हटाना लाजमी है। या 3 तरीके होता है हटाने के, या न्यूरॉन के पास एक साइडवे सेल्स होते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स, या वो हटा ले, या न्यूरॉन खुद इसको ले ले, या कोई एंजाइम आके ले ले। इसलिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज, जिसको शॉर्ट में ACH बोलते हैं, जो क्या करता है, जो उसको डिकम्पोज कर देता है। और एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज 2 जगहों पर मौजूद होता है।
एक मोटर एंड प्लेट पर भी मौजूद होता है और एक साइनेप्स पर भी मौजूद होता है। जैसे ही डिकम्पोज हो जाता है तो फर्दर मैसेज आएगा नहीं, तो एटीपी इसके पास चले गए, इसके पास एटीपी होंगे नहीं, कैल्शियम आयन निकलेंगे नहीं और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी नहीं और मसल रिलैक्स हो जाएगी। इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है और ये पूरा एक मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक्स आपका वीडियो देखने के लिए।